नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ऑक्सीजन की कमी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस बोले लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, जिसके बाद सीनियर वकील ने अपने आप को केस से अलग कर लिया। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात यहाँ पर कह दी है और यहाँ पर ऑक्सीजन को लेकर जो किल्लत चल रही है उस पर घिरती नजर आ रही है केंद्र सरकार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली में प्लांट नहीं तो क्या, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, पीएम मोदी से केजरीवाल सवाल। जी हां दोस्तों, केजरीवाल ने पीएम मोदी से अपनी बातचीत को सार्वजनिक किया और उसमें उन्होंने सीधा सीधा पूछा कि क्या दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा अगर दिल्ली में कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं है तो। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा बंगाल चुनाव का। बढ़ते कोरोना पर चुनाव आयोग ने प्रचार पर की सख्ती, ममता बनर्जी ने रद्द किया चुनावी कार्यक्रम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की किल्लत जल्द से जल्द दूर होनी चाहिए तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। ऑक्सीजन की कमी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस बोले लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे, सीनियर वकील हरीश साल्वे केस से अलग हुए। जी हां दोस्तों, देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड और जरूरी दवाओं की किल्लत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है। इस मामले में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में जरूरी सर्विसेज की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का वक्त देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को तय की है। हरीश साल्वे केस से अलग हुए। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने केस से अलग होने की इजाजत मांगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया था, लेकिन उन्होंने केस से अलग होने की अर्जी देते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा प्रोसेस को लेकर वर्चुअल मीडिया पर अपशब्द कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले गुरुवार को डरावने हैं। उन्होंने केंद्र सरकार 4 मुद्दों पर नेशनल प्लान भी मांगा है। सीजेआई एस.ए. बोबडे की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने गुरुवार को कहा, हम देख रहे हैं कि इस वक्त कोरोना और ऑक्सीजन जैसे मुद्दों पर 6 अलग अलग हाईकोर्ट, दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम प्रदेश, कोलकाता और इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई से कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। बेंच ने केंद्र सरकार की तरफ से पेश जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे इस मुद्दे पर नेशनल प्लान बताएं। सुप्रीम कोर्ट 4 मुद्दों पर गौर कर रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 4 मुद्दों पर गौर कर रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई, जरूरी दवाओं की सप्लाई, वैक्सीनेशन का तरीका और लॉकडाउन लगाने का राज्यों का अधिकार। कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि लॉकडाउन का अधिकार राज्यों के पास रहे, यह जुडिशियल फैसला नहीं होना चाहिए। फिर भी हम लॉकडाउन लगाने के हाईकोर्ट के न्यायिक अधिकारों पर गौर करेंगे। 5 हाईकोर्ट पहले ही सरकार को फटकार लगा चुके। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकार को निर्देश दिए हैं कि केंद्र को अपने आदेशों का सख्ती से पालन करवाना चाहिए, भले ही धरती आसमान एक करना पड़े। अस्पतालों में ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कमी को लेकर 4 राज्यों के हाईकोर्ट पहले ही सरकार को फटकार लगा चुके हैं। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन इमरजेंसी। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी चुनौती बन गई है। दिल्ली में हालात काफी खराब हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डायरेक्टर ने शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे कहा था कि पिछले 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत हो चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगले 2 घंटे में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। वेंटिलेटर और बाईपैप भी सही से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करने की तुरंत जरूरत है, क्योंकि 60 और मरीजों की जान खतरे में है। इसके बाद करीब 9:45 पर अस्पताल में ऑक्सीजन टैंकर पहुंच। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में प्लांट नहीं तो क्या ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, पीएम मोदी से केजरीवाल का सवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के दौरान कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। अगर यहां ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है तो क्या दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? कृपया सुझाव दें कि केंद्र सरकार में मुझे किससे बात करनी चाहिए जब दिल्ली के लिए एक ऑक्सीजन टैंकर को दूसरे राज्य में रोका जाता है। केजरीवाल ने कहा कि इस वक्त दिल्ली में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा संकट चल रहा है। केंद्र सरकार का दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी आपका धन्यवाद करता हूं। इस बढ़े हुए कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सभी मुख्यमंत्रियों को दिल्ली में आने वाले ऑक्सीजन टैंकरों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दें। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सरकार को देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट का कंट्रोल सेना को सौंप देना चाहिए,
ताकि सभी राज्यों को ऑक्सीजन तुरंत मिल पाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी अपील की कि हवाई मार्ग से भी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, जबकि ऑक्सीजन एक्सप्रेस की सुविधा दिल्ली में भी शुरू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीन सभी को एक ही दाम पर मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं सरकारी सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कोविड पर पीएम सीएम कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल राजनीति खेलने के लिए एक मंच के रूप में किया। सरकारी सूत्रों का कहना है कि उन्होंने वैक्सीन की कीमतों पर झूठ फैलाने के लिए यह मंच चुना है, यह जानने के बावजूद कि केंद्र सरकार वैक्सीन की एक भी डोज अपने पास नहीं रखती और केवल राज्यों के साथ साझा करती है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट करने का मुद्दा उठाया, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि यह पहले से ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने रेलवे द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस के बारे में बात की थी, लेकिन रेलवे सूत्रों का कहना है कि उन्होंने इसके बारे में रेलवे को कुछ भी नहीं बताया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, बढ़ते कोरोना पर इलेक्शन कमीशन ने प्रचार पर की सख्ती, ममता ने रद्द किया चुनावी कार्यक्रम। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर अपनी सभी निर्धारित मीटिंग्स रद्द कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि चुनाव आयोग के आदेश और कोरोना मामलों में वृद्धि के मद्देनजर मैंने अपनी सभी पूर्व निर्धारित मीटिंग्स को रद्द कर दिया है। ममता बनर्जी अब बंगाल चुनाव में वर्चुअली लोगों से संवाद करेंगी। गुरुवार को किए ट्वीट में उन्होंने कहा कि देश भर में कोविड मामलों में बढ़ोतरी और चुनाव आयोग के आदेश 22 अप्रैल 2021 के मद्देनजर मैं अपनी सभी निर्धारित मीटिंग्स को रद्द कर रही हूं। अब हम लोगों तक वर्चुअली पहुंचेंगे। ममता ने कहा कि हम जल्द ही वर्चुअल मीटिंग्स की लिस्ट जारी करेंगे। उधर चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। आयोग ने 500 से अधिक लोगों के साथ रोड शो, वाहनों की रैली और सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कल शुक्रवार बंगाल में होने वाली अपनी सभी रैलियां रद्द करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वह बंगाल में चुनाव प्रचार करने की बजाय कल कोरोना के हालात पर बैठक करेंगे। 23 अप्रैल को पीएम मोदी बंगाल में 4 कार्यक्रमों को संबोधित करने वाले थे। मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और कोलकाता दक्षिण में उनकी रैलियां थी। हालांकि वह 23 अप्रैल को वर्चुअली ही जनसभा को संबोधित करेंगे। बंगाल बीजेपी के चीफ दिलीप घोष ने कहा है कि पीएम 23 अप्रैल को शाम 5 बजे वर्चुअली पश्चिम बंगाल के मतदाताओं, विशेष रूप से मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और कोलकाता के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट में धराशायी हुई मोदी की टीम इंडिया, हर मुद्दे पर केंद्र बनाम राज्य। जी हां दोस्तों, भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले एक तरफ दुनिया भर में सारे रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ वैक्सीन के दामों को लेकर मोदी सरकार बनाम विपक्ष के बीच विवाद छिड़ गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी कोविशील्ड वैक्सीन का दाम केंद्र और राज्य सरकार के लिए अलग अलग तय किए हैं। इसी बात को लेकर विपक्ष और कई गैर बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार और विपक्ष आमने सामने आए हों। इससे पहले लॉकडाउन लगाए जाने से लेकर मजदूरों की घर वापसी तक के मामले में ऐसे ही विवाद देखने को मिला था। केंद्र और राज्य के लिए वैक्सीन के दाम अलग अलग। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने 18 साल के उम्र के ऊपर सभी लोगों को 1 मई से कोरोना वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी है। इसके साथ केंद्र सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन के दाम अपनी मर्जी से तय करने की छूट दे दी है। इसी के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी कोविशील्ड वैक्सीन का दाम राज्य सरकारों के लिए 400 रुपए और निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपए प्रति डोज तय किया है, जबकि कंपनी यही वैक्सीन केंद्र सरकार को 150 रुपए प्रति डोज की दर से दे रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए सिंध बॉर्डर पर सड़क का एक हिस्सा खोलेंगे किसान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने ऐलान किया मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को रास्ता देने के लिए सिंध बॉर्डर पर राजमार्ग के एक हिस्से को खोला जाएगा। हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ शाम को हुई मुलाकात के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने गुरुवार को यह निर्णय लिया। मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने एक बयान में कहा कि बैठक में ऑक्सीजन वाले वाहनों, एम्बुलेंस और ऐसे अन्य आपातकालीन वाहनों को रास्ता देने के लिए सिंध बॉर्डर पर राजमार्ग के एक तरफ की सड़क पर लगे बैरिकेड को हटाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान कोविड-19 महामारी से निपटने में हर संभव सहायता करेंगे। बयान के मुताबिक बैठक में सोनीपत के पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री ऑफिस के अधिकारी और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता मौजूद रहे। दर्शन पाल ने प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा दिल्ली को होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित किए जाने के आरोपों को निराधार करार दिया। 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ बीते साल 26 नवंबर से हजारों की तादाद में किसान दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। किसानों ने सरकार से जल्द उनकी मांगे मानने की अपील की है। वहीं सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि कानून वापस नहीं होगा, लेकिन संशोधन संभव है। बता दें कि किसान हाल ही बनाए गए 3 नए कृषि
कानूनों द प्रोड्यूसर्स ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 और द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार सितंबर में पारित किए गए 3 कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है। वहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानूनों से एमएसपी और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वे बड़े कॉरपोरेट पर निर्भर हो जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश में नेशनल इमरजेंसी जैसी स्थिति, केंद्र को भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चिंता जताई है। शीर्ष अदालत के चीफ जस्टिस ने कहा कि देश में कोविड से हालात नेशनल इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। देश में कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने 4 मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई और वैक्सीन का मुद्दा भी शामिल है। CJI बोबड़े ने केंद्र को इस पर नोटिस जारी किया है। CJI ने कहा कि हम आपदा से निपटने के लिए नेशनल प्लान चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 6 हाई कोर्ट इन मुद्दों पर सुनवाई कर रहे हैं, हम देखेंगे कि क्या मुद्दे अपने पास रखें। कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन लगाने का अधिकार राज्यों को होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई, जरूरी दवाओं की सप्लाई, वैक्सीन लगाने का तरीका और प्रक्रिया और लॉकडाउन के मुद्दे पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अलग अलग राज्यों में हो रही सुनवाइयों पर कहा कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, कलकत्ता, सिक्किम और इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रहे हैं। हालांकि वो अच्छे हित के लिए सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन इससे भ्रम हो रहा है और संसाधन डाइवर्ट हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणियां तब आई जब गुरुवार को वेदांता कंपनी की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें कंपनी ने अपने प्लांट को ऑक्सीजन पैदा करने के लिए खोले जाने के लिए अनुमति मांगी है। तमिलनाडु याचिका पर सुनवाई कल चाहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोविड की स्थिति पर कई मुद्दों को लेकर स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि देश में हालात नेशनल इमरजेंसी जैसे बन गए हैं। बता दें कि अभी बुधवार को भी दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन संकट के मसले पर एक सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने देश भर में अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई में आ रही बाधा और बढ़ते मौतों को लेकर कहा कि इस महामारी की हालत देखकर लगता है कि सरकार को लोगों के जान जाने की फिक्र नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने बंगाल में प्रचार पर लगाई पाबंदी, सभाओं में केवल 500 लोगों की इजाजत। जी हां दोस्तों, कोरोना के केसों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में प्रचार पर रोक लगा दी है। यही नहीं, जनसभाओं में केवल 500 लोगों को इजाजत होगी। गौरतलब है कि इसमें कोरोना के केसों की संख्या लगातार बढ़ते हुए पिछले 24 घंटों में 3 लाख के आंकड़े के पार पहुंच गई है। चुनाव आयोग ने गुरुवार शाम कहा, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के आखिरी 2 चरण के दौरान कोई सार्वजनिक रैली, पैदल मार्च या रोड शो नहीं किया जा सकेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते समुचित कदम उठाने के आदेश के कुछ घंटों बाद चुनाव आयोग ने यह घोषणा की है। इसके साथ ही रैली और रोड शो के पुराने आदेश रद्द माने जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि केवल बैठक ही हो सकेंगी, जिसमें अधिकतम 500 लोग भाग ले सकेंगे। कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि चुनावी रैलियां कोरोना के मामलों के लिहाज से सुपर स्प्रेडेड इवेंट बन सकती है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को लेकर सख्त रुख दिखाया। कोर्ट का मानना था कि अधिकार होने के बावजूद चुनाव आयोग इस मामले में पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए बैठक के चलते शुक्रवार की अपनी बंगाल यात्रा रद्द कर दी है। वे विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल जाने वाले थे। पीएम की ओर से बंगाल दौरे को रद्द किए जाने के बाद बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं की पश्चिम बंगाल की रैलियां भी रद्द हो गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैलियां रद्द हो गई हैं। इससे पहले बीजेपी ने कहा था कि अधिकतम 500 लोगों की मौजूदगी वाली सभाएं होंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट, कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, हम वायरस को हराएंगे, फिर से गले मिलेंगे। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना मामलों में बेतहाशा वृद्धि से उपजे निराशा के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उम्मीद जताई है कि चीजें बदल जाएंगी और एक समय आएगा जब लोग फिर से गले मिलेंगे। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, एक दिन हम फिर से गले लगेंगे। मेरा ह्यूमन स्पिरिट और भारतीय स्पिरिट में विश्वास है और इसे लेकर उम्मीद है हम ठीक हो जाएंगे, हम इस वायरस को हरा देंगे। राहुल गांधी ने कहा, मैं अपने सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को उनके बलिदान और निरंतर समर्पण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। सैकड़ों और हजारों भारतीय नागरिक अपने साथी देशवासियों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। आप में से हर कोई हमें उम्मीद देता है। वहीं देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। यह महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक का सबसे बड़ा एक दिवसीय आंकड़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पतंजलि में 83 लोग कोरोना पॉजिटिव, बाबा रामदेव का भी हो सकता है कोविड टेस्ट। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में कोरोना का कहर ने पतंजलि योग पीठ ने भी
दस्तक दे दी है। हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में 83 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। सभी संक्रमितों को आइसोलेट कर दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि बाबा रामदेव का भी कोरोना टेस्ट किया जा सकता है। इतनी बड़ी संख्या में संक्रमितों के मिलने के बाद अब प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। वहीं पतंजलि पीठ में मौजूद अन्य लोगों की भी कोरोना जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार पतंजलि योगपीठ के कई संस्थानों में हर दिन कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। हरिद्वार के सीएमओ डॉक्टर शंभू झा ने बताया कि 10 अप्रैल से अब तक योगपीठ, आचार्य कुलम और योग ग्राम में 83 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इन कोरोना मरीजों को पतंजलि परिसर में आइसोलेट किया गया है। सीएमओ ने बताया कि जरूरत पड़ने पर बाबा रामदेव की भी कोरोना जांच की जाएगी। इससे पहले ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ओपीडी बंद कर दी गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि महामारी के बढ़ते मामलों के कारण ओपीडी को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कोविड रोगियों के लिए 200 बिस्तर हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर बढ़ाकर 500 तक किया जा सकता है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार ने पाबंदियों को और सख्त कर दिया है। इसके मद्देनजर तीरथ सिंह रावत सरकार ने पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी है। कोरोना की रोकथाम के लिए जारी नई एसओपी के तहत अब प्रदेश में सभी जिलों में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट के बहाने किसानों से गेहूं खरीद बंद, झूठे आंकड़े पेश कर रही बीजेपी सरकार। अखिलेश, जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार के कोरोना संकट के चलते हाथ पांव फूल गए हैं। मुख्यमंत्री जी किंकृतविमुड़ हो गए हैं और सरकार अनिर्णय तथा जड़ता की शिकार हो चली है। प्रदेश में आम जनजीवन अस्त व्यस्त है तो राज्य का सबसे बड़ा अन्नदाता किसान भी सरकारी उपेक्षा का शिकार बनाया जा रहा है। अर्थव्यवस्था में किसान का गहरा नाता है। भाजपा अपनी गलत नीतियों के चलते प्रदेश को बर्बादी, बेदहाली में ढकेल देने पर तुली है। जो सरकार अपने दोस्त दूसरों पर मरकर केवल सत्ता भोग में ही लिप्त हैं, उसके जाने से ही जनता को अपनी तकलीफों से मुक्ति मिल सकती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि कोरोना संकट के बहाने भाजपा सरकार ने किसानों से गेहूं की खरीद बंद कर दी है। सरकार खरीद के झूठे आंकड़े पेश कर रही है। जब अधिकांश जगह क्रय केंद्र ही नहीं खुले, जहां खुले वहां बोरो नकदी का भाव रहा, घटतौली और किसानों को लौटाने की खबरें आती रही, तो कैसे खरीद का ग्राफ चढ़ गया। किसान को 1975 रुपए की एमएसपी मिल रही है तो फिर वह आंदोलन क्यों कर रहा है। किसान बाजार में 1500 से 1700 रुपए प्रति क्विंटल में गेहूं बेचने को मजबूर है। ऐसा लगता है कि बिचौलियों को फायदा पहुंचाकर गेहूं खरीद कर लक्ष्य हासिल करने की साजिश की गई है। अखिलेश ने चुनौती देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी में हिम्मत है तो वह पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए। झूठ बोलना और जनता को भ्रमित करना भाजपा का स्वभावगत चरित्र बन गया है। गेहूं क्रय केंद्रों में खरीद की सच्चाई अखबारों में छप रही है। अधिकारी केवल बयान दे रहे हैं कि सब ठीक होगा। मुख्यमंत्री जी फर्जी आंकड़ों पर फूले नहीं समा रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में वे ऐसे ही वाहवाही लूट चुके हैं, पर आज हालात उनके काबू से बाहर है। अस्पतालों से लेकर शवदाह गृहों तक लाशों के ढेर हैं। उनकी आत्माएं शराब दे रही हैं। उन्होंने कहा कि केवल खरीद केंद्रों की गड़बड़ियों से ही किसान परेशान नहीं रहा है, उसकी फसल को अग्निकांडों और अंधड़ और असामयिक बरसात से भी काफी नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों हेक्टेयर गेहूं खलिहानों में लगी आग में जलकर राख हो गया। बुधवार शाम को अंधड़ बारिश से बड़े पैमाने पर खेतों में कटा पड़ा गेहूं उड़ गया है। जो खेतों में खड़ा है उसके बचने की उम्मीद कम है। आम की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। किसान की बर्बादी को देखने की स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री जी को कहां फुर्सत है। उसको राहत देने के लिए मुआवजे की घोषणा नहीं की गई है। किसान की हालत यह है कि वह दुर्दशा पर कर्ज और तंगहाली में वह अपनी जान ही देता आया है। यही विकल्प भाजपा सरकार ने गरीब और किसानों के लिए छोड़ रखा है। ईश्वर ऐसी संवेदन शून्य सरकार से जल्दी मुक्ति दिलाएं, तभी किसानों को अन्याय और शोषण से मुक्ति मिलेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का कोविड-19 को लेकर पीएम मोदी पर हमला, खोखले भाषण नहीं, समाधान चाहिए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते पैदा हुए गंभीर संकट को लेकर लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार के भाषण को लेकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि देश को खोखले भाषण नहीं, समाधान चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी खुद कोरोना से संक्रमित हैं और दिल्ली के अपने आवास में क्वारंटाइन हैं। राहुल ने आज एक ट्वीट कर कहा कि घर पर क्वारंटीन हूं और लगातार दुखद समाचार आ रहे हैं। भारत में संकट सिर्फ कोरोना नहीं, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, झूठे उत्सव और वह खोखले भाषण नहीं, देश को समाधान दो। उन्होंने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार की ओर से मनाए गए 4 दिवसीय टीका उत्सव का जिक्र भी किया, जिसके तहत सरकार देश में वैक्सीनेशन की दर बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही थी। राहुल ने कोविड वैक्सीन की निर्यात पर भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा था कि जब देश में वैक्सीन की कमी हो रही है, ऐसे में देश की वैक्सीन को विदेश निर्यात करना अपराध जैसा है। बता दें कि मंगलवार को पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था, जिसमें उन्होंने देश भर में कोविड के बढ़ते मामलों के
बीच ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड और वैक्सीन को लेकर तेजी से इंतजाम होने का आश्वासन दिया था और यह भी कहा था कि लॉकडाउन को राज्य आखिरी विकल्प ही रखे। बता दें कि देश में गुरुवार को कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसा दुनिया में एक दिन में आने वाले मामलों का रिकॉर्ड टूट गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना का मोदी पर हमला। पश्चिम बंगाल में मोदी की रैली से राज्यों में कोरोना लेकर लौटे लोग। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। शिवसेना ने सामना के संपादकीय में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यह जरूर कहा कि कोरोना एक महासंकट है, लेकिन इस संकट से कैसे निपटना है, केंद्र सरकार का क्या रोड मैप है, यह नहीं बताया। ऐसे में उनके संबोधन का सारा यही समझ में आता है कि कोरोना संकट में जनता अपना अपना देख ले। सामना ने लिखा है कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोरोना की श्रृंखला तोड़ने के लिए सख्त लॉकडाउन का ही पर्याय बचा है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन टाले ऐसी सलाह दी है। राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। बीते 24 घंटों में ही 64,000 मरीज सिर्फ महाराष्ट्र से मिले। मृत्यु का प्रमाण बढ़ा है, इसलिए कम से कम 15 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लगाओ, ऐसी मांग राज्य के कई मंत्रियों ने की है। परंतु लॉकडाउन टालो ऐसी सलाह हमारे प्रधानमंत्री किस आधार पर दे रहे हैं। महाराष्ट्र में 10वीं की परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। केंद्र सरकार ने भी बीते सप्ताह CBSE की परीक्षा रद्द कर दी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।